9 तारीख को कोलकाता में एक बहुत बड़ी घटना कमिट हुई, जो बहुत बड़ी घटना बन गई आज हमारे नेशन में और इंटरनेशनल मुद्दा हो गया है। घटना घटी कुछ इस प्रकरण में कि एक वहाँ की सेकेंड ईयर की मेडिकल स्टूडेंट थी, उसका वहाँ पे निर्मम हत्या किया गया। साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया गया कि उसके साथ शारीरिक उत्पीड़न हुआ है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे उसके ऊपर एलिगेशन लगे कि उसको ब्रूटली मार दिया गया, ब्रूटली उसके बोन्स को तोड़ दिया गया, उसके नेक को तोड़ दिया गया। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें कोलकाता हाई कोर्ट ने क्या कहा, साथ ही साथ क्या ये मैटर सीबीआई देख रहा है और क्या क्या लूप होल्स अभी तक दिखे, कितने लोग इसमें अरेस्ट हुए, क्या इसमें सच्चाई है, क्या इसमें झूठ है और मेरा क्या ओपिनियन है इस पूरे मुद्दे पे, ये सब हम लोग चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अधिवक्ता वैभव संगम मिश्रा, उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ADV VS मिश्रा में। आज हम उक्त विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेंगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ लेट्स लर्न, एक्सप्लोर एंड हैव फन ऑल टुगेदर। 9 अगस्त 2024 को एक बहुत बड़ी घटना होती है कलकत्ता में। कलकत्ता में एक हॉस्पिटल है, RJ कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये एक प्रकार का हॉस्पिटल भी है, साथ ही साथ इसमें कॉलेज भी है। इसमें नर्सिंग के बहुत सारे कोर्सेज भी चलते हैं और साथ ही साथ ये अपने में ही एक कॉलेज है। वहाँ की एक सेकेंड ईयर की एक नर्स कोर्स की एक लड़की थी, एक बहन थी, एक बेटी थी किसी की, जो वहाँ पे पढ़ती थी। साथ ही साथ उसी हॉस्पिटल में वो काम भी करती थी। लमसम 9 तारीख को रात के 11 साढ़े 11 बजे उसने अपने परिवार से बात किया, हालचाल हुआ, बातचीत हुआ। उसमें वो स्वस्थ थी, अच्छी थी और कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। पर 11:30 के बाद जब वो फ़ोन कटा, उसके बाद लमसम 1 से 2 बजे के बीच में कुछ ऐसी घटना हुई। उस घटना के आधारित पे 10 तारीख को सुबह लमसम 11 से 12 बजे के बीच में हॉस्पिटल की अथॉरिटी लड़की के परिजनों को फोन करते हैं कि आपकी बिटिया की तबीयत खराब है। परिजन परेशान हुए, वो हॉस्पिटल की तरफ दौड़े। लमसम 1 से 2 घंटे बाद फिर वहीं हॉस्पिटल की अथॉरिटी फोन करते हैं कि आपकी बिटिया ने सुसाइड कर लिया है, आपकी बिटिया ने अपने आप को खुद ही खत्म कर लिया है, कोई उसके साथ कुछ नहीं हुआ, उसके साथ उसने अपना सुसाइड कर लिया है। घर वाले और परेशान, वो लमसम 3 बजे हॉस्पिटल पहुंचते हैं, RJ कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। तो वहां पे वो मिलना चाहते थे अपनी बेटी से, देखना चाहते थे अपनी बेटी को, किस स्थिति में उसकी बेटी है। फिलहाल ऐसा परिवार वालों का कहना है कि वहाँ के जो अथॉरिटी थी हॉस्पिटल की, वो कम्प्लीटली उसको मिलने नहीं दी। फिर इन लोगों ने कमिश्नर को पत्र लिखा, साथ ही साथ उसमें वहाँ की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी हस्तक्षेप हुआ। हस्तक्षेप में ममता बनर्जी और कमिश्नर ने ये परमिशन दिया परिजनों को कि आप अपनी बेटी को देख सकते हैं। फिर वो लोग जब अपनी बेटी को देखे तो उनकी बेटी बड़ी ही बहुत ही पिकुलर स्थिति में थी, बहुत ही एक अजीब स्थिति में थी। वो जमीन पे लेटी हुई थी, तन बदन पे उसके कपड़े नहीं थे, ऊपर से एक ब्लैंकेट बस उसके ऊपर रखा हुआ था। उसके पाँव में चोट लग गया था, उसकी शरीर की हड्डियां टूटी हुई थी, उसके पूरे शरीर पे ब्रूसेस थे, इंजरी थी, घाव थे, कट थे और एक बहुत मार्मिक दृश्य था उस पार्थिव शरीर का। ये देखते हुए उसके परिवार वाले काफी व्याकुल हुए। जब ये परिवार वालों को लगा कि नहीं, हमारी बेटी ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर किया गया है, क्योंकि ये देखने से पता चल गया इतना इंजरी, इतनी डैमेज, इतनी बुरी स्थिति में बॉडी है। साथ ही साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मुझे हॉस्पिटल का मिलने नहीं दे रहा, तो इससे प्रतीत होता है कि इसके साथ इसका मर्डर किया गया है। साथ ही साथ ये भी प्रतीत हुआ परिजनों को कि इसके साथ यौन उत्पीड़न भी किया गया है। अब ऐसा भी आरोप लगाया गया कि उस लड़की के साथ यौन उत्पीड़न किया गया है। जब ये घटना पुलिस के पास गई तो पुलिस के पास पहले ही इसके संबंध में रिपोर्ट आ चुकी थी। पुलिस ने इस मैटर को अननेचुरल डेथ, एक ऐसा डेथ जो अनप्रकृति से हुआ है, उसके संबंध में FIR लॉन्च कर रखा था। पुलिस वालों ने ये जरूरी नहीं समझा कि पहले हमको बॉडी की शिनाख्त करनी चाहिए, किस आधार पे मौत हुई, पोस्टमार्टम, दुनिया भर की चीज वो उन्होंने नहीं किया। प्राइमा फेसी उन्होंने जो प्रथम दृश्य देखा उसके आधार पर अननेचुरल डेथ का उन्होंने FIR पंजीकृत कर दिया। FIR नंबर है 161/2024, थाना थाले, प्रदेश कलकत्ता। तो FIR दर्ज हो गए। फिर
जब एफआईआर दर्ज हुई, जब परिजनों की बात सुनी नहीं गई कि हमारी बेटी की मर्डर किया गया है, इसका रेप किया गया है, तब हमारे देश में नेशनल वाइड प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले वहां प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। लमसम 500,000 लोग वहां जुट गए, वहां प्रोटेस्ट करने लगे उस मेडिकल कॉलेज के विरोध में। साथ ही साथ फिर इस मैटर के संबंध में वहां की लोकल पुलिस एक्टिव हुई। फिर उन्होंने इस मैटर को रेप और मर्डर के सिनेरियो में लिया, इन्वेस्टिगेट उस तरीके से करना स्टार्ट किए। बट येट वो लोग उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं थे, परिजन उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं थे कि हमारी बेटी को जो जस्टिस मिलना चाहिए वो वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस नहीं दिला सकती थी। ये कहानी थी शुरुआत की। अब जैसा कि हमने आपको बताया इन्वेस्टिगेशन में, तो शुरुआत में ही अननेचुरल डेथ का ही एफआईआर लॉन्च हुआ। जब अननेचुरल डेथ का एफआईआर लॉन्च हुआ तो अपने आप में ही ये विषम हो गया कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा। अब वहां पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ कि हमारा फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और एक सेंट्रल एजेंसी के द्वारा किया जाए इस इन्वेस्टिगेशन को, इस प्रोसिक्यूशन को। तो वहां की लार्ज प्रोटेस्टर्स ने ये अपील किया गवर्नमेंट से कि इस मैटर में सीबीआई का हस्तक्षेप हो। फिर सीबीआई के हस्तक्षेप के लिए 13 तारीख को कलकत्ता हाई कोर्ट में एक मुकदमा कायम किया गया, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कायम किया गया। उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में परिजनों की साथ ही साथ बहुत सारे उसमें अपीलांट थे, बहुत सारे उसमें पिटिशनर थे, एनजीओ थे, जो ये मांग कर रहे थे कि ये एक विषम विषय है और एक बुरी तरीके से मर्डर है और बुरी तरीके से यौन और गैंग रेप है। तो इस मैटर में सीबीआई का हस्तक्षेप होना चाहिए। साथ ही साथ जो वहाँ के मौजूदा मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उस हॉस्पिटल में, उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए और साथ ही साथ इस मैटर को बहुत ही तेजी के साथ और बहुत ही फेयर तरीके से सीबीआई के द्वारा संचालन और इन्वेस्टिगेशन किया जाए। 13 तारीख को और 16 तारीख के दूसरे ऑर्डर में, दोनों ऑर्डर को मिला के वहां कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये परमिट कर दिया इस मैटर को कि इस मैटर को सीबीआई देखेगी। सीबीआई ने 13 तारीख को टेक ओवर कर लिया उस मैटर में। साथ ही साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट कलकत्ता ने उनसे 16 तारीख को रिपोर्ट भी मांगी कि सारे आप डेटा, सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कर लीजिए लोकल ऑफिसर से, वहाँ के लोकल अथॉरिटी से सबका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लीजिए और उसको माननीय कोर्ट में प्रेषित भी कीजिए। 16 तारीख को सीबीआई सारे डॉक्यूमेंट्स को माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने प्रेषित भी कर दिया। अब 9 तारीख से लेके आज है 23 तारीख, 9 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में लमसम 12 से 15 लोग अरेस्ट हुए, कम से कम 50 से ज्यादा लोगों की गवाही ली गई और भी अन्य काम किए गए सीबीआई के द्वारा भी और वहां के लोकल पुलिस के द्वारा भी। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना रोल प्ले किया? सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के मैटर को स्वयं संज्ञान ले लिया। उस मैटर में उन्होंने अपना स्वयं हस्तक्षेप करते हुए ये कहा कि ये जो मैटर है इसमें बहुत सारे एरर है, वहाँ के लोकल पुलिस के द्वारा बहुत सारे नेग्लिजेंस किए गए, वहाँ के हॉस्पिटल के अथॉरिटी के द्वारा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश किया कि जो लोग हॉस्पिटल को तोड़ने में लगे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। साथ ही साथ वहाँ के रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट को ये भी आदेश दिया कि आप एक नेशनल टास्क फोर्स गठित कीजिए मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ के डॉक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे क्राइम के विरोध में। अब इसमें बहुत सारे झूठ फैलाए जा रहे हैं। अब झूठ क्या क्या है? अब देखिए, झूठ और सच बहुत एक थिन लाइन है। ये आधारित है एक डॉक्यूमेंट पे, ये आधारित है पर्चे पे, ये आधारित है जजमेंट्स पे। अब मिथ क्या क्या है? अब बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं, बहुत सारे जो सपोर्टर्स हैं उस बेचारी लड़की के, वो किसी को भी देख रहे हैं जो भी इस मैटर में लिप्त है, उसको वो सीधे रेपिस्ट का लेबल और उसको सीधे हत्यारे का लेबल दे देते हैं। ये कतई गलत है। किसी को भी अभी इसमें ये नहीं कहा गया है कि हाँ आपने रेप किया है, हाँ आपने मर्डर किया है। इसका मतलब ये है कि इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, क्रोम पे जो भी आप पिक्चर्स देख रहे हैं अक्यूज के, जिनको बोला गया है कि हाँ ये अपराधी हैं, हाँ ये संलिप्त थे इस चीज़ों में, दुनिया भर की चीज़ें, दुनिया भर का लेबल जो दिया गया अभी वो तथ्य पे बेस्ड नहीं है।
एक मुकदमा कायम होने के कुछ तरीके हैं, कुछ प्रोसेस है। मैं आपको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूं। जब भी एक मुकदमा कायम होता है तो उसके संबंध में एफआईआर पंजीकृत होता है। अब मान लीजिए मर्डर और रेप का अगर हम लोग एग्जांपल ले लें तो एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अगर उसकी मृत्यु हो गई, उसके साथ रेप हुआ है, कुछ भी होती है जिसकी वजह से चाहे वो मरी हो चाहे वो ना मरी हो, चाहे उसके साथ रेप हुआ हो चाहे केवल उसका मर्डर हुआ है, तो दूसरा सबसे पहला काम होता है इनक्वेस्ट। इनक्वेस्ट का एक नॉर्मल हिंदी समझ लीजिए पंचनामा, जिसमें वहाँ पे 5 लोगों को, 5 सोसाइटी के लोगों को जोड़ा जाता है और देखा जाता है कि आपके पहले दर्श से क्या आप इसको देख के समझते हैं। जैसे मैंने देखा कि कोई आदमी जमीन पे लेटा है, क्या क्या चोट है, दुनिया भर की चीज़ें पूछा, उसका रिपोर्ट बनाया। उस रिपोर्ट को बनाते हुए, इनक्वेस्ट रिपोर्ट को बनाते हुए वहाँ पे मजिस्ट्रेट मौजूद होगा। तीसरा प्रोसेस, उस बॉडी का फोरेंसिक टेस्ट होगा जिसको पोस्टमार्टम बोलते हैं। पोस्टमार्टम में ये पता चलता है कि बॉडी पे क्या इंजरी थी, किस वजह से बॉडी की डेथ हुई, कितने बजे हुई, कितना लेट हुआ, क्या रीज़न था, सारी चीज़ें हमारी पोस्टमार्टम में पता चल जाती है। पोस्टमार्टम में आपका डेट पता चल जाता है, डेट ऑफ बर्थ पता चल जाता है, किस तरीके से मारा गया है वो पता चल जाता है, क्या उसके साथ अन्य चीज़ें की गई है। अब जैसे मान लीजिए यौन उत्पीड़न के मामले में तो स्पर्माटोज उसमें चेक किया जाता है कि बॉडी में स्पर्माटोज अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे कोई इंजरी है कि नहीं है, उसके वाइटल पार्ट्स पे कोई इंजरी है कि नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते और समझते हुए एक ओपिनियन बना के पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई जाती है। अब हमारा एफआईआर हो गया, इंक्वेस्ट रिपोर्ट हो गया, पोस्टमार्टम हो गया। अब हमारी तीसरी प्रक्रिया है। अब इन सारी तीनों की प्रक्रिया में हमारा जीडी रिपोर्ट चलती रहती है, जनरल डायरी, जिसमें पुलिस कहीं भी आती जाती है, किसी के पास आती जाती, किसी से गवाह सबूत ले रही, कुछ भी लेती है तो उसको वो अपने जीडी में लिखती है। ठीक, तो हमारा उसी के बीच में चार्जशीट का प्रोसेस भी चलता रहता है। चार्जशीट, फाइनल रिपोर्ट, वो सारे एविडेंस, सारे गवाह सबको एक रिपोर्ट बनाते लिखते रहते हैं। अब चार्जशीट की जो प्रक्रिया होती है वो 3 महीने के अंदर इनको फाइनल रिपोर्ट देना पड़ता है। हर पुलिस वाले को 3 महीने के अंदर फाइनल रिपोर्ट देना पड़ता है। उस फाइनल रिपोर्ट में सब कुछ होता है जो वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब अभी भी सिद्ध नहीं हुआ कि उसमें वो अपराधी हैं कि नहीं, ये चीज़ हो गई। रिपोर्ट सब उन्होंने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया, फिर वो कोर्ट में गया, अक्यूज प्रोड्यूस हुआ कोर्ट में, फिर वहाँ पे दोनों पार्टी अपना बहस देते हैं, अपना आर्ग्यूमेंट देते हैं, फिर क्रॉस आर्ग्यूमेंट होता है, फिर स्टेटमेंट लिया जाता है सारे गवाहों का, फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट होता है, फिर आपका निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष के बाद जो आदेश होगा माननीय कोर्ट का, उसके बाद एक आदमी सिद्ध होता है इनोसेंट और एक आदमी सिद्ध होता है अक्यूज्ड, अपराधी, रेपिस्ट। तो अभी तक तो हमको लगता है मुझे पहले से दूसरी स्टेज भी फुलफिल्ड नहीं है, पर उसके बाद भी हर किसी को रेपिस्ट, हर किसी को अपराधी 2 ग्रुप बांट दिए गए हैं। किसी भी आदमी को देखा जा रहा है उसको रेपिस्ट बना दिया, किसी को आदमी को अक्यूज बना दिया जा रहा है, किसी भी आदमी की आइडेंटिटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसमें कोर्ट अभी इसमें कोई भी ओपिनियन अपना नहीं दी, लेकिन उनको देना चाहिए। तो सबसे बड़ा मिथ यही है कि किसी को भी अभी आप अपराधी और किसी को भी आप अभी रेपिस्ट मत बोलें, क्योंकि कानूनन तरीके से अभी सिद्ध नहीं हुआ है कौन रेपिस्ट है कौन अपराधी है। अब मैं अपना ओपिनियन भी आपको बता दूं, मेरा एक अथॉरिटेटिव ओपिनियन है इस पे, क्योंकि मैं फौजदारी क्रिमिनल का बहुत पुराने तरीके से प्रैक्टिस करते हुए आ रहा हूँ। बहुत समय हो गया मुझे प्रैक्टिस करते हुए। मैं लखनऊ हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय में मैंने प्रैक्टिस किया। रेप के मैटर्स को, पॉक्सो के मैटर्स को, लिव इन रिलेशनशिप के मैटर्स को, इन सारे मैटर्स को मैंने कभी कभी प्रोसिक्यूट किया, कभी कभी डिफेंड किया। तो अगर मैं अपना ओपिनियन आपको दूं तो जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये तो पहली चीज़ तो तरीका गलत है। हमें आपको समझना पड़ेगा हमारा जो तरीका है क्या वो सही है कि नहीं। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट हर एक डॉक्टर से अपील कर रहा है कि आप लोग हॉस्पिटल में जाइए, आप लोग हॉस्पिटल में नर्स को ऑपरेट कीजिए, नर्स पेशेंट्स को ऑपरेट कीजिए, क्योंकि आपके गैर मौजूदगी में बहुत लोग मर रहे हैं, आपकी वहाँ ज़रूरत है, कृपया करके आप लोग वापस जाइए। पर प्रोटेस्टर्स नहीं मान रहे हैं, बल्कि उनको जाना चाहिए, उनको अपना प्रोटेस्ट पीसफुली करना चाहिए, गवर्नमेंट को अपील करना चाहिए, जो कि वो लोग कर रहे हैं। एडवोकेट्स लगे हुए हैं, उनका काम पूरा बखूबी तरीके से किया जा रहा है। पर हॉस्पिटल को तोड़ना, सबूत को ख़त्म करना,
हॉस्पिटल को ध्वस्त करना, प्रिंसिपल को वहाँ के मारने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें ये अवैध है, इसको नहीं करना चाहिए। अब यही वहाँ के लमसम 500 लोगों ने किया और लमसम 500 लोगों पर हॉस्पिटल तोड़ने के संबंध में मुकदमा दर्ज हो गया और बहुत सारे लोग उसमें अरेस्ट हो गए। तो आपको ये काम नहीं करना है। दूसरी चीज़, रेप मर्डर एक सोसाइटी की विरुद्ध का एक अपराध है। ये कोई पर्टिकुलर कॉम पे नहीं हुई है। मैं वैभव संगम मिश्रा, मैं एडवोकेट हूँ। अगर मुझे कोई हत्या करता है, मेरी हत्या कर देता है, तो जो अपराध कमिट हुआ ये सोसाइटी के विरुद्ध का अपराध है, ना कि ये हमारे महकमे का अपराध है, हमारे वकालत के महकमे का अपराध है। ये सोसाइटी के खिलाफ का अपराध है और रेप तो और निर्मम और सोसाइटी के विरुद्ध का अपराध है। तो इसको जितना पर्सनल बना दिया गया है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा, इसको पर्सनल ना किया जाए। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूँ। मैं भी उस लड़की को अपनी बहन मान रहा हूँ, बहुत हमारी पूरा देश उसको अपनी बहन बेटी मान रहा है। जो ये काम हुआ ये बहुत ही गलत काम हुआ, पर हमको समझना पड़ेगा थोड़ा झूठ को, कुछ लोगों के लाभ को, कुछ लोगों को फ़ायदे को। अब मैंने बहुत बार मेडिकल प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया। कभी कभी मुझे रिसेंटली में किडनी स्टोन हुआ, मुझे अल्ट्रासाउंड हुआ। मेरे साथ बहुत लोग थे जिन्होंने अपना सर्जरी करवाया, तो उनसे एक डिक्लेरेशन साइन करवाया जाता है वहाँ के हॉस्पिटल के द्वारा कि भैया कुछ भी आपको होगा हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ये एक मेडिकल संस्थान कहती है एक आदमी को, एक पेशेंट को जो पैसा भी देता है, रुपया भी देता है, अपना शरीर भी देता है और आपको भरोसा देता है, साथ ही साथ उसको ये पहले से लिखवा लिया जाता है कि आप मरते हैं, कुछ भी आपको होता है, कि हॉस्पिटल की और डॉक्टरों की जिम्मेदारी नहीं है। अब जो प्रेजेंट का मैटर है, इसमें खुद बहुत सारे डॉक्टर संलिप्त हैं इसको करने के लिए, इस अपराध को, इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिए। तो अब डॉक्टर्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ये अपील कर रहे हैं कि हमें एक स्ट्रिक्ट लॉ दिया जाए जो हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को प्रोटेक्ट करता हो। पर ये लोग ये डिमांड नहीं कर रहे हैं कि अगर हमारे ही बीच का कोई आदमी हमारे ही साथ के साथ लोगों के साथ ऐसा जघन्य अपराध करता है तो उसके साथ क्या किया जाए। इसके संबंध में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। साथ ही साथ अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे सपोर्टर्स, बहुत सारे प्रोटेस्टर्स जो उस लड़की के संबंध में, उस लड़की के साथ में, उस लड़की के हक में सपोर्ट कर रहे हैं, उसका सोशल मीडिया पर उसका नाम, उसकी फ़ोटो, उसके घर का पता, उसके पेरेंट्स का पता, ये सब चीज़ सपोर्ट में वो नहीं जान रहे हैं, सपोर्ट में वो लोग इंटरनेट पे डाल रहे हैं। अब मैं आपको बता दूँ, कोई भी ऐसा अपराध जिसमें आदमी मर गया है या फिर वो अनसाउंड माइंड है या फिर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है या फिर उसके साथ निर्मम हत्या की गई है, तो हमारे कानून में ये प्रतिबंध किया गया है कि इवन मुकदमे में तक उस आदमी का नाम नहीं होता। अगर मैं आपको बात करूं एक 16 साल के लड़के का, अगर उसने किसी की हत्या की है तो उसका नाम हमारे पिटीशन में, हमारे दरखास्त में, हमारे मुकदमे XX करके रेफर किया जाता है। अगर कोई रेप विक्टिम है उसका नाम XX करके रेफर किया जाता है कि इसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज किसी भी तरीके से ना हो, इवन डॉक्यूमेंट बेसिस पे ना हो, पर लोग न जानते हुए भी उसकी फ़ोटो, उसकी पिक्चर्स इंटरनेट पे लगा के उसका सपोर्ट कर रहे हैं और ये एक कानूनी अपराध है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मैटर पर संज्ञान लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत बड़ी अपनी चिंता जताई कि जिस तरीके से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करने का तरीका उनका कतई गलत है। एकदम फोटो अपलोड ना करें, कोई इन्फॉर्मेशन उस लड़की के संबंध में ना दें। साथ ही साथ वहाँ की लोकल पुलिस को ये कहा गया कि इन लोगों के विरुद्ध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कोलकाता में 10 आदमी को अरेस्ट भी कर लिया गया इसी मामले में। अब ये आपको नहीं पता है, तो आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है कुछ भी बोलने से पहले। तो ये चीज़ आप लोग जान के रखिए। बाकी इस मैटर को CBI, इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट, इस मैटर को कलकत्ता हाई कोर्ट, इस मैटर को लोकल पुलिस, इस मैटर को वहाँ माननीय मुख्यमंत्री, सबकी नज़र है, सब उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, सब उसको देख रहे हैं। उसमें हाँ मैं ये मानता हूँ उसमें ग्रॉस कमिट हुआ, एरर कमिट हुआ, जिस तरीके से वो दिख रहा है एक्चुअली वहाँ पे ग्रॉस और एरर कमिट किया गया वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा, वहाँ के दुनिया भर के लोगों के द्वारा। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, लोग इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि वहाँ की लोकल कोर्ट ने ये परमिट कर दिया गया कि एक्यूज जितने भी हैं, जितने भी अपराधी उसमें लगाए गए हैं कि हाँ आप इसमें संलिप्त हैं, उनके ऊपर पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। अब पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है? पॉलीग्राफी मीन्स लाई डिटेक्टर टेस्ट।
आपके हाथ में तार वगैरह लगा के आपके नर्वस सिस्टम को, आपके इमोशंस को, आपके एंगर्स को, आपके इम्पल्स को एडमिनिस्टर और डिटरमाइन करते हुए आपसे सवाल पूछा जाएगा, और इन्हीं सब इमोशन के आधार पे जो भी आप आंसर देंगे उस पर एक कंक्लूजन फॉर्म करते हुए आपको सही और गलत सिद्ध किया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, ये जो प्रक्रिया है पॉलीग्राफी का, माइंड मैपिंग का, नार्को टेस्ट का, ये कम्प्लीटली बार्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इसके संबंध में, पॉलीग्राफी के संबंध में एक याचिका डाल दी गई है कि अक्यूज के ऊपर पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाए, बट सुप्रीम कोर्ट ने ही बहुत पहले 2010 में ही एक जजमेंट दे रखा था जिसमें ये कहा था कि अक्यूज या फिर ऐसे आदमी जिनके ऊपर पॉलीग्राफी और अन्य टेस्ट होगा उनकी सहमति होनी चाहिए मजिस्ट्रेट के सामने, तभी ये माना जाएगा, अदरवाइज इसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे एविडेंस में। तो इस तरीके की भी प्रक्रिया अपनाई जा रही जो कि कम्प्लीटली इलीगल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अब मैं आपको 2 व्यू पॉइंट दे रहा हूँ, मैं उस निर्मम हत्या के बारे में भी आपको बता रहा हूँ, साथ ही साथ जो अधिकार है उन अपराधियों का उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जानना दोनों जरूरी है, बिना देखे, बिना समझे, बिना पढ़े किसी को भी आपको सिद्धित और ये लेबल नहीं कर देना है ये अपराधी है, क्योंकि अगर कोई भी XYZ आदमी है जो उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, उसका नाम आता है, क्या पता वो आगे चल के छूट जाए, मैंने आपको जैसे ही बताया प्रोसीजर उसमें छूट जाए, तो उसका जो रेपुटेशन, उसका मान सम्मान जो खत्म कर दिया गया मीडिया द्वारा वो दोबारा नहीं आएगा। तो हमको आपको हर किसी की गरिमा को समझते हुए अपना उस पर कंसर्न जताना है, अपना उस पर सपोर्ट दिखाना है। अब मान लीजिए अगर उसमें बहुत सारे अपराधी जो उसमें संलिप्त ना हो, उनका DNA मैच नहीं होता है स्पर्माटोज में, उनके फिंगरप्रिंट्स नहीं पाए जाते, उनके खिलाफ कोई गवाह नहीं पाए जाते, पर जिस तरीके से मीडिया उनको प्रोसिक्यूट करती है, जिस तरीके से लोग उनको लेबल कर रहे हैं हाँ यही अपराधी है, इनको जान से मार देना चाहिए, और आगे चल के वो छूट जाते हैं, क्या वो नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। जिस तरीके से हमारे पास विधिक लॉ है कि विक्टिम्स का, जुवेनाइल का, रेप पीड़िता की आइडेंटिटी, उनका प्रोफाइल, उनकी फ़ोटो, उनका नाम बाहर नहीं आना चाहिए, साथ ही साथ ऐसा और भी लॉ लाना चाहिए जिसमें जो भी उसमें संलिप्त अक्यूज्ड जो प्राइमा फेसी माने गए हैं उनका भी नाम नहीं आना चाहिए जब तक वो सिद्ध ना हो जाए। सिद्ध हो जाए, नाम लाइए, उनको ऊपर सजा दीजिए, उनको फांसी दीजिए। जैसे तरीके से अगर कॉर्पोरल पनिशमेंट परमिटेड है तो आप कॉर्पोरल पनिशमेंट को भी परस्यू कीजिए। जिस तरीके का विधिक चाहिए तो आप उसके आदमी के खिलाफ कीजिए, उन अपराधियों के खिलाफ कीजिए, पर जब तक वो सिद्ध नहीं होते तो हमें आपको इंश्योर करना है कि हम उनका नाम ना लें, हम उनके बारे में कुछ बोले ना। हमें लॉ को समझना चाहिए, हमें कोर्ट पे विश्वास करना चाहिए, हमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से भी विश्वास करना चाहिए, और हमें अपनी बात को अच्छे तरीके से कोर्ट के सामने, राज्य सरकार के सामने, सेंट्रल के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, जो कि बहुत अच्छे लोग वहाँ पे कर रहे हैं, पर कुछ लोग हैं जो इस चीज़ का दुरुपयोग कर रहे हैं, साथ ही साथ अपना बेनिफिट के लिए ये काम कर रहे हैं। सबको समझना जरूरी है और उसके बाद अपना ओपिनियन बनाना जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, बहुत अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट इज ऑल फॉर टुडे। धन्यवाद।